चलिए नमस्कार। जो हमारे पास सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, ग्रीन टर्न वाली, तो उसी में दूसरा सेशन है आप लोगों का। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो में लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों का ये ग्रीन टर्न का जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी समाप्त हो जाएगा। एक और हम लोगों ने बिनसर की भी शुरुआत की है, तो जो बच्चे नहीं देखे तो मैंने बिनसर की भी एक वीडियो बना रखी है। बाकी बीच बीच में मैं आप लोगों की लाता रहूंगा। सारा आपका बिनसर भी हो जाएगा और ग्रीन टर्न भी आपका हो जाएगा। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन में भी। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में है। पहला प्रश्न की ओर पढ़ रहे हैं और पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा। हमारे पास दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ है। अब अगर हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेल अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होने वाले हैं। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें तो इनका प्रारंभ जो है 28 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। 28 जनवरी से प्रारंभ होंगे और 14 ये जो चलेंगे, ये 14 फरवरी 2025 तक हमारे पास, मतलब 2025 में प्रारंभ हो रहे हैं तो 2025 में हमारे पास प्रारंभ। इसका जो शुभारंभ होगा, ये आप ध्यान रखना, इसका जो शुभारंभ है वो हमारे पास कहां होने वाला है, तो वो देहरादून जनपद में होगा। ये आप ध्यान रखना कहां पर होगा, देहरादून। और इसका जो समापन है, जो समापन होगा वो हमारे पास हल्द्वानी में होगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इसका समापन कहां पर होगा और इसका प्रारंभ कहां पर होगा। तो प्रारंभ तो इसका हो रहा है कहां पर, देहरादून के अंदर, और इसका समापन कहां पर हो रहा है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो समापन आप लोगों का हल्द्वानी के अंदर इसका हो रहा है। क्लियर है आपको इतनी बातें। दूसरा, जो हमारे पास ये राष्ट्रीय खेल है, इस राष्ट्रीय खेल का अब हमारे पास शुभंकर वगैरह भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना इसका लोगो क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये लोगो आ जाएगा। लोगो में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से पर्वत दिखाया गया है, हिमालय को, और यहां पर हमारे पास मोनाल को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया, मोनाल को। अर्थात हमारा जो शुभंकर रहेगा वो कौन रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो मोनाल मोनाल हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ध्यान, सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इन 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन है, तो सॉरी लोगो क्या है, तो वो हमारे पास मोनाल होगा, जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे पास। इसको आपको ध्यान रखना। वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि इसका शुभंकर क्या होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका अगर हम लोग शुभंकर की बात करें कि इसका हमारे पास शुभंकर क्या है, तो वो आपको मोली, एक व्यक्ति टाइप का दिखाया गया है। तो आप उसमें देखेंगे तो हमारे पास कौन है, मोली है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर किसी को चित्र देखना होगा तो आप उस शॉर्ट वीडियो में देख लेना। उत्तराखंड के जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसका शुभंकर या फिर सारी चीजें मैंने वहां पर दर्शाई है, चित्र सहित आप लोग इसको देख लेना। बात आ रही है आपको समझ में, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि यहां से आपसे जो पूछा जा सकता है, तो वो आपको, तो सारा ही समाप्त हो गया है ना, कोई बात नहीं। एक बार आप लोग इसको अब देख लीजिए। देखो, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसकी थीम क्या है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी थीम क्या रखी गई। तो ये ध्यान रखना, थीम जो है वो है संकल्प से शिखर की ओर। संकल्प से शिखर की ओर, शिखर की ओर, ये आप ध्यान रखेंगे। संकल्प से शिखर की ओर इसकी थीम रखी गई है। इतनी बातें अगर आपको याद है ना, तो 38वें राष्ट्रीय खेल आप लोगों को यहां से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका प्रारंभ 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। शुभंकर इसका क्या है, इसका शुभारंभ सॉरी कहां होगा, तो देहरादून में। समापन हल्द्वानी में। लोगो मोनाल है, शुभंकर मोनाली है। थीम इसका मोली हमारे थीम है संकल्प से शिखर की ओर। दूसरा इनका जर्सी वगैरह जो है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को जर्सी वगैरह भी पता चल सके कि किस प्रकार की हमें देखने को मिली है। आगे चलेगा अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। ग्रीन टर्न में जितना भी आपका होगा, जहां से आपका प्रश्न बन सकता है, मैं सारी चीज आपको कवर करवा दूंगा। अगला देखो, यहां पर लिखा गया है कि भाई मानस खंड जो एक्सप्रेस है, इससे संबंधित प्रश्न अगर आपका बने। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो मानस खंड एक्सप्रेस अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे पास कब हुई है, तो ये 22 अप्रैल को इस इसका शुभारंभ हमारे पास हुआ है। जो मानस खंड एक्सप्रेस है 22 अप्रैल
2024 को इसका क्या हुआ है, शुभारंभ हमारे पास देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका शुभारंभ कब हुआ है। ठीक है जी। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो मानसखंड एक्सप्रेस जो है ये कहां से कहां तक चलेगी या फिर किससे इसका संबंध है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास पुणे से शुरू होगी, पुणे से और कहां तक जाएगी, तो ये टनकपुर तक जाएगी। टनकपुर, और टनकपुर आपको पता होना चाहिए कहां पर है, चंपावत के अंदर है। ये बात आपको इतनी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, क्यों ये मानसखंड एक्सप्रेस को इसको प्रारंभ किया गया है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो है ये 7 दिवसीय, ये जो हमारे पास 7 दिवसीय आध्यात्मिक 7 दिवसीय 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 आध्यात्मिक, ये हमारे पास इसमें आध्यात्मिक आध्यात्मिक 7 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा होगी। मतलब अगर आप आध्यात्म को प्राप्त कर रहे हैं तो 7 दिवसीय हमारे पास ये आध्यात्मिक यात्रा है। टोटल दिनों की अगर हम लोग इसमें बात करें तो ध्यान रखना, इसमें आपको 10 रातें प्लस 11 दिन, 11 दिन की ये संपूर्ण यात्रा होगी। ये आपको ध्यान रखना क्या होगी, संपूर्ण यात्रा होगी। अगर हम बात करें तो इस यात्रा को क्यों प्रारंभ किया गया है, तो ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है, जो टोटल अगर देखें तो 10 रात और 11 दिन की हमारे पास ये यात्रा देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जो मानसखंड है, मानसखंड हमारे पास एक पुराण है, जो राज्य के अगर हम स्थानीय पुराणों की बात करें, उत्तराखंड में अगर हम स्थानीय पुराण आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में स्थानीय पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो स्थानीय पुराण हमारे पास कितने थे, 2 थे। स्थानीय पुराणों की संख्या 2 थे। अगर हम 2 देखें तो एक हमारे पास मानसखंड था, एक आपको ध्यान रखना है मानसखंड, और एक हमारे पास कौन था, केदारखंड था। ये आपको ध्यान रखना है, क्या था, केदारखंड था। ये भी मानसखंड में, अगर हम मानसखंड में देखें तो मानसखंड में जो उल्लेख मिलता है वो कुमाऊं का हमारे पास मिलता है। क्या मिलता है, कुमाऊं क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ये आप ध्यान रखना। जबकि केदारखंड में हमारे पास गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसका, गढ़वाल क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का उल्लेख हमारे पास मिलता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए मानसखंड एक्सप्रेस जो है वो पुणे से टनकपुर में चलाई गई। इतनी बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन आप लोगों ने समेट अभी सुनी होगी। ये हमारे पास 8 से 9 दिसंबर, ये ध्यान रखना, 2023 के अंदर अगर हम लोग देखें तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को ये हमारे पास हुई है। और कहां पर स्थान अगर बात करें तो FRI देहरादून के अंदर हमारे, क्लियर है आपको। लेकिन अगर मैं नोट करके यहां पर बात करूं तो इससे पूर्व अगर हम देखें तो 2018 में सम्मेलन हो चुका है, त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय। किसके समय, त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय। ये आपको ध्यान रखना है, त्रिवेंद्र रावत के समय हमारे पास इससे पूर्व। ठीक है जी, आगे देखो। जो इस समय वर्तमान में हुआ, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, तो ध्यान रखना, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, अगर आपसे पूछा जाए। और यदि उद्घाटन के बाद यदि फिर से इसका भी समापन आपसे पूछे कि भाई इसका समापन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो हमारे पास कौन है, गृह मंत्री, और कौन है, अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा इसका समापन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जबकि इसका समापन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। और 8 से 9 दिसंबर 2000 इसको FRI के अंदर, इससे पूर्व 2018 में हमारे पास हो चुका है। ये टिहरी के अंदर हुआ था, और ये आपको ध्यान रखना त्रिवेंद्र राव सर के समय हो चुका है। अगली बात समझो जरा। इसमें भी अगर आप देखें तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई इसकी थीम क्या रखी गई है, तो शांति से समृद्धि हमारी होनी चाहिए। मतलब हमारे पास शांति से हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारी समृद्धि, हमारा ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे पास हमारी ग्रोथ होगी। और लेकिन कैसे होनी चाहिए, शांति से हमारे पास ग्रोथ होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें, जो हमारे पास ये वैश्विक सम्मेलन जो हुई है, इस वैश्विक सम्मेलन में मोदी जी के एक आंदोलन की शुरुआत भी की है। और उन्होंने क्या कहा है,
कि डेस्टिनेशन, क्या कहा है उन्होंने, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो आंदोलन की शुरुआत भी की है। मतलब आप जो है, उन्होंने आग्रह किया लोगों से कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और आप उस देवभूमि में आइएगा और यहाँ पर डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पर डेस्टिनेट किया जाएगा, मतलब लोगों को शादी विवाह समारोह यहाँ पर किए जाएंगे। तो आप भी आइए, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, क्यों ना हम हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में यहाँ पर ये कार्यक्रम है। तो इस तरीके से आंदोलन की बात की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन आंदोलन से है, किससे संबंधित, तो वैश्विक। आगे देखो, अगला प्रश्न आप लोगों के पास है। प्रश्न हमारे पास लिखा गया है कि राज्य की पहली सेवा नीति क्या है। अब जो हमारे पास राज्य की पहली सेवा नीति है, ये हमारे पास 11 मार्च 2024 को हमारे पास प्रारंभ हुई है। मैंने क्या कहा, कब हुई, 11 मार्च 2024 को हम लोगों ने ये देखी है क्या, पहली राज्य सेवा क्षेत्र नीति को अगर हम लोग देखें, इस क्षेत्र नीति में इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये क्षेत्र नीति 5 वर्षों के लिए होगी। इसमें मतलब कितने के लिए, 5 वर्षों में इसमें क्या करेंगे, ये 5 वर्ष का लक्ष्य रखेंगे। इसमें जो लक्ष्य होगा कितना होगा, 5 वर्षों का होगा। और इस लक्ष्य में क्या रखा गया, दो ही चीजें, एक पहाड़ और एक मैदान को। इन्होंने कहा जो हमारे पास पहाड़ होंगे और मैदान होंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के हमें लक्ष्य रखने पड़ेंगे। कैसे, जैसे इन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा कि पहाड़ों में हम जो है 50,000 करोड़, ये ध्यान रखना, 50 करोड़ रुपए जो है, 50 जो करोड़ रुपए है उसको हम खर्च कहाँ करेंगे, उसका निवेश, 50 करोड़ का जो निवेश है, जो हम खर्च करेंगे वो पहाड़ों में करेंगे। जबकि ध्यान रखना 100 करोड़ की अगर हम बात करें, 100 करोड़ की जो निवेश है वो हम कहाँ करेंगे, तो वो पहाड़ों में किया जाए, सॉरी मैदानों में उसको किया जाएगा। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर कोई भी हमारे पास संस्थान हो, जैसा आईटी पार्क है, आईटी पार्क हो गया आपका, या कोई स्टेडियम हो गया खेल का मैदान। मतलब इन सभी पर आप किसी पर भी इसको खर्च करेंगे और उसको हम निवेश करेंगे और उससे हम देखेंगे कि हमें कितनी प्राप्ति होगी। भाई सीधी सी बात है, हम खेल पे करेंगे, हमारे यहाँ के अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न होंगे, अच्छे खिलाड़ी होंगे तो राज्य की अच्छी आर्थिक इनकम होगी। तो मतलब कहने का ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ता है ना, यदि किसी की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, पर कैपिटल इनकम अच्छी है, तो उसकी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम स्वतः ही अच्छी हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए 2,60,201 रुपए हमारे पास क्या है इस समय, उत्तराखंड की राष्ट्रीय इनकम है। तो ध्यान रखना, राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति का प्रारंभ कब हुआ, तो 11 मार्च 2024 को इसका प्रारंभ की। ठीक है जी, चलिए आगे। अगला है हमारे पास, यहां से प्रश्न आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ये ऑपरेशन सिलक्यारा से संबंधित है। ऑपरेशन सिलक्यारा ये सभी लोग इससे पहले सुने भी हैं। इसका संबंध कहां से, तो देखो सबसे पहले ये ऑपरेशन सिलक्यारा हमारे पास उत्तरकाशी जनपद से है, ये ध्यान रखना, उत्तरकाशी जनपद से हमारे पास ऑपरेशन सिलक्यारा का संबंध है, जो 28 नवंबर 2023 से, आपको ध्यान, कब से, 28 नवंबर 2023 हमारे पास क्या हुआ था, इस टनल में 41 जो नागरिक है या फिर आदमी है, आदमी या फिर मजदूर हम लोग बोल सकते हैं, 41 मजदूर, इसमें मजदूर जो है, मजदूर मजदूर एक टनल में फंसे थे। तो इसमें कितने फंसे थे, तो ध्यान रखना 41 आदमी। और इन 41 आदमी के साथ ध्यान रखना, इसमें जो ऑपरेशन चलाया गया उसको कितने दिन लगे, 17 दिन का समय लगा। ये आपको ध्यान रखना है, कितने दिन का समय लगा, तो ये भी ध्यान रखना, 17 दिन में इनको बाहर निकाला गया। और इनको जो बाहर निकाला गया, इसके लिए हमारे पास ऑपरेशन सिलक्यारा अभियान चलाया गया। और ये ऑपरेशन सिलक्यारा अभियान आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लंबा रेस्क्यू अभियान है। अगर आपसे पूछा जाए, ये नोट करके लिख लेना, कि यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा लंबा रेस्क्यू रेस्क्यू जो हमारे पास अभियान है वो कौन सा है, तो यही हमारे पास है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा रेस्क्यू अभियान जो है वो सिलक्यारा टनल से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सिलक्यारा टनल अभी भी निर्माणाधीन है। कैसी है ये, अभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो किस निर्माणाधीन है, हमारे पास अभी भी इस पे काम चल रहा है। ये ट्रंक की, ये जो हमारे पास सुरंग होगी, है ना, जो ये सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 4.5 किलोमीटर है। कितनी है, 4.5 किलोमीटर। सारी बातें आपको ध्यान रख लेना। ऑपरेशन सिलक्यारा निर्माण उत्तरकाशी जनपद में, जो हमारे पास टनल में जो लोग फंसे थे, 41 लोग, 17 दिन का समय लगा था। ऑपरेशन सिलक्यारा अभियान चलाया गया था, जो सबसे लंबा रेस्क्यू अभियान है अभी तक का, ये ध्यान रखना। निर्माण जो है इसका उत्तरकाशी जनपद
लंबाई है, 4.5 इसकी लंबाई है। ये सारी बातें आपको ठीक है जी। चलो आगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देखिए जरा क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि अगर आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा राज्य में प्रारंभ। अब देखो जरा सुनो, सबसे पहले तो हम आप इसी की बात करें तो जो हेलीकॉप्टर जो हमारे पास ये सेवा प्रारंभ की गई है कहां पर की गई? ये अप्रैल 2023 में इसको प्रारंभ किया गया, अप्रैल 2023 में। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है तो ये भी ध्यान रखना, ऋषिकेश ऋषिकेश एम्स के द्वारा, ऋषिकेश एम्स के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, के द्वारा प्रारंभ। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा की गई? देश की पहली पहली हवाई सेवा है, देश की पहली हवाई सेवा है। ये भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली हवाई सेवा कौन सी, हेलीकॉप्टर सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो एम्स के द्वारा, ऋषिकेश एम्स के द्वारा देश की पहली हवाई आपातकालीन सेवा प्रारंभ की गई। जबकि अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में आपात से संबंधित अगर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आपातकालीन जो सेवा है, तो यहां पर आपातकालीन जो सेवा है, कालीन जो सेवा है उत्तराखंड में, उसे हम 108 के रूप में जानते हैं। और उत्तराखंड में 108 सेवा का प्रारंभ जो है ये 15 मई 2008 को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, 15 मई 2008 को इसकी शुरुआत हुई, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हम लोग जानते हैं, 108 से। साथ ही ध्यान रखना उत्तराखंड सरकार के द्वारा जहां पर हमारे पास यह है, वहीं पर हमारे पास डोली सेवा भी प्रारंभ की गई है। कौन सी? डोली सेवा। अब देखो डोली सेवा में हमारे पास कितने आदमी लगेंगे भाई? 4 आदमी। अगर हम देखेंगे 4 आदमी, 1 2 3 4 जो डोली को उठाएंगे। तो हमारे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो है किसको शुरू की गई? डोली सेवा। और कब हुई है? 17 अप्रैल 2012 को हमारे पास डोली सेवा, मतलब जैसे डोले में उठाते हैं ना दुल्हन को, वैसे ही जहां पर गाड़ियां नहीं जाएगी, अब वहां पर तो गाड़ी नहीं जाएगी, हवाई जहाज थोड़ी जाएगा बाहर गांव में, तो वहां पर डोली सेवा जो लोग उठाएंगे मतलब उसको, तो वो उसको लेकर आएंगे। जैसे 2 आदमी हमारे पास होंगे ना डोली पे या 4 आदमी, वो जो है उनको वेतन जो दिया जाता है ना, वो 2-2 हजार करके उनको दिया जाता है जो डोली सेवा में काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब ये डोली सेवा का प्रारंभ कहां से हुआ? तो डोली सेवा का प्रारंभ जो है वो नैनीताल से हुआ। सबसे पहले डोली सेवा को जो प्रारंभ किया गया था वो किस जनपद में किया गया था? नैनीताल में। फिर से समझना, तो हमारे पास हेलीकॉप्टर सेवा है अप्रैल 2023 में एम्स ऋषिकेश के द्वारा प्रारंभ की। देश की पहली हवाई सेवा है। आपातकालीन सेवा की बात करें तो 108 है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। 15 मई 2008 को प्रारंभ हुई है। लेकिन राज्य में डोली सेवा भी प्रारंभ हुई है 17 अप्रैल 2012 को। और 17 अप्रैल 2012 को जो हमारे पास डोली सेवा प्रारंभ हो गई है, उसका प्रारंभ नैनीताल से हुआ है। और जो डोली सेवा में काम करते हैं उन्हें 2-2 हजार रुपए की वो दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, ये प्रश्न भी आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में ये इसलिए क्योंकि राज्य में या देश में हमारे पास पहला स्थान है समान नागरिकता संहिता विधेयक को मंजूरी। आप लोग कई बार सुने होंगे सी सी। अब ये सीसीसी को लागू करने वाला जो है, सॉरी सीसीसी नहीं, यूसीसी ना, मैं सी बोल रहा हूं, यूसीसी। इसको लागू करने वाला आपने सुना होगा, इसे लागू करने वाला वाला पहला पहला अगर हम राज्य की बात करें, राज्य, तो आप कहीं पर गोवा भी पढ़ते होंगे। अब गोवा भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना अगर यह आए कि सबसे पहले देश में यूसीसी किसके द्वारा लागू किया गया था, तब आप गोवा लगाएंगे। लेकिन यदि आए कि समान नागरिक संहिता विधेयक जो बिल है, ये ध्यान रखना, यदि जो है हमारे पास यूसीसी का जो विधेयक या फिर बिल जो है, बिल पास करने वाला पहला राज्य अगर हम बात करें, पहला यदि हम राज्य की बात करें तब अपना उत्तराखंड है। ये आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी का बिल जो है अपने विधानसभा में जिसको पारित किया है या फिर जिसके बिल को पास किया है, तो वो कौन है हमारे पास? वो उत्तराखंड है। इस बात को आपको ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है जी? चलो, अब इस बिल को कब मंजूरी दी गई है? तो ध्यान रखना, ये 7 फरवरी 2024 को इस बिल को मंजूरी दी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा इस बिल को जो मंजूरी दी गई वो कब दी गई? तो आपको ध्यान रखना है 7 फरवरी 2024 को दी गई। ठीक है जी। ये यूसीसी हमारे कौन से अनुच्छेद में आता है संविधान के? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद
44 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सिविल नागरिक सिविल संहिता की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सिविल संहिता की बात है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वो मिलती है। ठीक है, सारी बातें अच्छे से नोट कर लेंगे ताकि आपके परीक्षा में कोई दिक्कत आपको ना हो। अब देखो आगे, अच्छा प्रश्न है, सीधा फैक्ट बेस आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन जो कोशिश है, भाई जो मिशन कोशिश है इसका संबंध किससे है ये आपको बता। देखो, कोशिश करना जैसे हम बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना, वैसे ही यह है, एक रखा गया है मिशन कोशिश, कोशिश हमारे पास रखा गया है। अब मिशन कोशिश किससे संबंधित है, ध्यान रखो, सबसे पहले ये स्कूलों से संबंधित है। किससे? स्कूलों से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है। अब स्कूलों में संबंधित अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास कक्षा 1 से हम 12 तक हम लोग स्कूल, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों। अब सभी विद्यार्थियों को क्या होगा, सभी स्कूलों में क्या किया गया है, जो हमारे विद्यार्थी होंगे, जो हमारे विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों को रिवीजन करवाया जाएगा। ये ध्यान रखना, क्या करवाया जाएगा, अब उनका जो रिवीजन हेतु इनको कराया जाएगा, एक रिवीजन इनको कराया जाएगा, लेकिन उस रिवीजन के लिए जो हमारे पास उनको रिवीजन कराया जाएगा ना, उस रिवीजन के लिए एक पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम इसमें एक पाठ्यक्रम इसमें बनाया जाएगा और वो पाठ्यक्रम रिवीजन आधारित पाठ्यक्रम होगा। कहने का मतलब यह है मिशन कोशिश का संबंध स्कूल से है और ये कक्षा 1 से 12 तक है। इसमें क्या होगा, बच्चों को जैसे हम लोग बनाते हैं ना शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते होंगे, तो बच्चों को तैयारी करने के लिए अब हमारे पास क्या हुआ कि कोरोना के 2-3 साल गए, तो 2-3 साल में बच्चों के अंदर बहुत सारी कमियां आ गई है, को सुधारने के लिए भी अब सरकार ने क्या किया कि एक कार्यक्रम बनाया जाए, एक पाठ्यक्रम पूरा बनाया जाएगा और उसके तहत बच्चों को रिवीजन करवाया जाएगा, जो पुरानी चीजें भी होंगी उनको बच्चों को रिवीजन। तो आपसे पूछा जा सकता है मिशन कोशिश का संबंध है, क्योंकि कई बार ऐसे आता है कि भाई उत्तराखंड पुलिस से है, इससे है, ये है, तो हमें ये लगता है, तो आपको ध्यान रखना एजुकेशन से है, इसका संबंध किससे, एजुकेशन से। ठीक है, चलो आगे, आगे देखो, इसमें लिखा गया है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में देश का पहला राज्य कौन है, ई राष्ट्रीय बाजार में कौन, इसको आपको ध्यान, सीधी सी बात है भाई, हमारे पास कौन होगा, अपना उत्तराखंड होगा, क्योंकि अपना उत्तराखंड पहले स्थान में, तो हम लोग पहले से देखते हैं कि अपने उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्थान में हम लोग रहते हैं। लेकिन आगे अगर हम देखें तो क्या है, देखो ये जो योजना है ना, तो ये योजना है, ये योजना 2017 के अंदर, 17 के अंदर अंदर जो है ये केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई। ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, लाई गई, ये आपको ध्यान रखना। मतलब किसकी योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है और इस केंद्र सरकार की योजना को, इसको लागू करने वाला पहला जो हमारे पास राज्य होगा वो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है, देश का पहला राज्य होगा जिसने अपने यहां इस योजना को लागू किया। अब इस योजना में क्या है, तो देखो राज्य में अभी तक जो है ना, इसमें इसमें कम से कम हमारे पास 20 ऐसे फल सब्जी की मंडियां हैं जो इससे जुड़ चुकी, लगभग हमारे पास 20 ऐसी मंडी है जो फल सब्जी वगैरह बेचती है और जो इससे जुड़ चुकी है, जो ऑनलाइन खरीद से कर रही है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में देश का पहला राज्य कौन, उत्तराखंड। इससे संबंधित क्या है, जो हमारे पास फल सब्जियां वगैरह है, इससे संबंधित हमारे पास जो मंडी है वो हम कहां पर बेचे, कैसे बेचे, उससे संबंधित हमारे पास योजना है। कब की है ये, 2017 की, और किसकी योजना है, केंद्र सरकार की हमारे पास योजना, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो राज्य के प्रथम हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण कहां किया, सीधा फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, इसको आपको, तो राज्य का प्रथम जो केंद्रीय संस्कृति जो ये जो केंद्र है, इसका लोकार्पण जो है ये देहरादून के अंदर किया गया। इसको आपको ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना, डेट फेट कभी नहीं पूछी जाएगी, कि ये आपको ध्यान रखना है भाई, राज्य के प्रथम हिमालय संस्कृति केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया, तो देहरादून में। हाँ, देहरादून में कहा है, तो नींबू वाला में है, वाला और नींबू वाला गढ़ी कैंट में, नींबू वाला गढ़ी कैंट, ये ध्यान रखना, हमारे पास कहां पर है, गढ़ी कैंट के अंदर, गढ़ी कैंट के अंदर है, ये आपको ध्यान, गढ़ी कैंट के, गढ़ी कैंट के अंदर है, इसको आपको ध्यान, कहां पर है, गढ़ी कैंट। तो इसमें बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो आपको इसमें कुछ करना हो। अगले प्रश्न, राज्य में आंदोलनकारियों को आरक्षण, हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। देखो भाई, आरक्षण की व्यवस्था तो आपको बताइए कि राज्य में आंदोलनकारियों को क्या दिया गया, आरक्षण। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इनको आंदोलन में आरक्षण कितना दिया गया, तो हमारे पास 10%।
कि कई बार ना ऐसे आता है कि उत्तराखंड में किसके लिए, जैसे हम देखते हैं भाई एसटी के लिए हमारे पास कितना है तो 4%, एससी के लिए कितना है तो 19, एससी के लिए कितना है तो हमारे पास 14%। इनको तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, लेकिन बाकी ऐसे भी आप लोग ध्यान रखो, जैसे हमारे पास आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, जो हमारे पास कमजोर है, कमजोर ईडब्ल्यूएस जिसको आप लोग कहते हैं, तो इनको भी कितना है 10% का है। तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड सरकार जब भी आरक्षण देती है तो 10-15 से कम देती ही नहीं है ना, बहुत सारा आरक्षण है ना भाई, जनरल के बच्चे कहाँ जाएंगे, आरक्षण पे आरक्षण देते रहेंगे। ठीक है आरक्षण देना गलत बात नहीं है, लेकिन आरक्षण इतना दो कि जितनी जनसंख्या हो। अब आंदोलनकारी कितने होंगे कि इनको 10% का आरक्षण आपने दे दिया है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण देना गलत बात है, आरक्षण देना अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि भाई उनकी जो लोग हैं उनका उत्थान भी भाई, हम वैसे तो हम आरक्षण देते क्यों है भाई, ताकि जो है समानता हमारे पास आ चुकी है। अब समता और समानता पढ़ते हैं ना, वो उसी के लिए हम लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये है ना, जो सक्षम भी है तो भी हम लोग उसको दे रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो इसके ऊपर हम लोग क्या डिस्कस, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके ऊपर। लेकिन इसको लागू कब किया गया, ये जो आरक्षण है ये हमारे पर लागू कब हुआ, तो ये ध्यान रखना ये 11 अगस्त 2024 को हुआ। 11 अगस्त 2024 से इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब ये आरक्षण जो है ना अब अलग से रखा जाएगा। जब भी सीटें आ रही होंगी ना, आप देखना 11 अगस्त 2024 के बाद से जो भी सीटें आ रही है उसमें आंदोलनकारियों के लिए सीट अलग से आ रही है। अब वो भले आंदोलनकारियों के खिलाफ अभी भी जैसे लोग लड़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन उसको यहां पर उसको पास कर दिया गया है। कहां पर, उत्तराखंड में। इसको आपको ध्यान में, आगे देखो मां नंदा लोकजात मेला। अब देखो मां नंदा लोकजात मेला हमारे पास पूछा जा रहा है कि भाई ये हमारे पास कहां पर लगता है, ये आपको पता है। देखो अब मां नंदा जो लोकजात जो हमारे पास मेला है, अब देखो जैसे हम लोग ना मां नंदा की तो हमारे पास यात्रा भी है। चमोली में हमारे पास नोटी गांव से हम लोग देखते हैं 280 किलोमीटर की सबसे लंबी विश्व की पैदल यात्रा हम लोग। लेकिन पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये मेला जो है ये गुरूड़ हमारे पास, कुरूड़ में हमारे पास लगता है। कहां पर लगता है, कुरूड़ में, है ना। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कुरूड़ कहां पर स्थित है, इसको आपको बता, ठीक है। ये जो मेला है ये प्रत्येक माह, अगर हम बात करें इसको प्रत्येक माह की बात करें तो ये प्रत्येक माह सितंबर माह में हमारे पास लगता है। इस समय जो है ये 21 अगस्त 2024 को हमारे पास ये मेला, 21 अगस्त 2024 को मेला लगा है। सितंबर माह में मेला लगता है। कहां पर लगा है तो कुरूड़ में। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर लगता है। दो चार बातें मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर कुछ चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं जो आपको याद रखनी है। क्या रखनी है बताएंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो जो मां नंदा है, मां नंदा की, मां नंदा जो राजत यात्रा है, मां नंदा जो राज जात यात्रा है, राजत यात्रा है, वो आपको ये ध्यान रखना है। मां नंदा राजत यात्रा ये नोटिस से जाती है, चमोली के नोटिस से हेमकुंड तक, हेमकुंड तक की यात्रा है। ये आपको ध्यान रखना कितनी है, 280 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है 280 किलोमीटर। और ये सबसे लंबी, सबसे सबसे लंबी, सबसे लंबी पैदल, पैदल धार्मिक यात्रा भी है। धार्मिक, धार्मिक यात्रा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है ना। सबसे लंबी धार्मिक, इसका प्रमुख जो हम लोग देखते हैं कि प्रमुख इसका पात्र या फिर दृश्य हम लोग देखने की बात करें तो वो हमारे पास चार सिंह वाला मेढा है। चार सिंह वाला, चार सिंह वाला वाला मेढा है, ये आपको ध्यान रखना है, चार सिंह वाला मेढा है, ठीक है। अब दो चार बातें नोट करके ध्यान रख लेना। मुझे आप लोग ये बता दें कि नंदा देवी को, नंदा देवी की प्रतिमा, नंदा देवी, नंदा देवी की जो प्रतिमा है, प्रतिमा गढ़वाल से, गढ़वाल से, गढ़वाल से कुमाऊं ले जाने वाला पहला शासक कौन था। कुमाऊं ले जाने वाला, ले जाने, ले जाने वाला वाला पहला शासक आप लोग बताएंगे। पहला शासक कौन था, पहला शासक, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं, अच्छे से आप लोग देखते हैं। अगर आप लोग देखते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी जो है अभी 2-4 दिन से कोचिंग का टूर गया था तो उसके वजह से क्लासें नहीं हो पा रही थी। फिर से प्रारंभ होंगी आपकी क्लासें, जिस तरीके से निरंतर हमारे पास 6 बजे होती थी फिर से प्रारंभ होगी। आज इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय।